बात रुक करना चाहूंगी रोशनी जी आप ही का। रोशनी, चूंकि ये तो देखिए बिल तो पास हो चुका है, लेकिन अभी अगर हम देखें मोदी सरकार की बात करें तो महिलाओं को उनके हक दिलाने की बात बार बार महिला को लेकर कहते हुए सरकार नजर आती है। चाहे उन्हें सुविधाओं की हम बात कर ले, उनकी सुरक्षा को लेकर हम बात कर ले, कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए अभी तक चलाई जा चुकी है मोदी सरकार की तरफ से। कहीं ना कहीं कोशिश यही हो रही है कि महिला हितैषी हम और कहीं ना कहीं चाहे उन्हें सेवाओं की हम बात करें, सुविधाओं की हम बात करें, उन्हें सुरक्षित होने को लेकर हम बात करें, तो जो योजनाएं चला रही हैं और अब बिल भी पास हो चुका है महिलाओं को लेकर ही, तो क्या लग रहा है, मतलब हम ये कहें कि अब फुल पावर मिल चुकी है महिलाओं को? देखिए, आपने बोला बिल पास हो गया, तो एंकर महोदय मैं आपको बताना चाहूंगी बिल तो पास हो गया, लेकिन ये एक योजना है जो कि 2029 के बाद लागू होगा, जनगणना के बाद, जो कि जनगणना 2021 से लंबित है। और बात करें जहां महिला अधिकार की, तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अधिकार की कितनी बात करती है वो हम सबने देखा है कि किस तरह से महिला रेसलर्स जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल्स लाए हैं, वो महीनों तक जंतर मंतर पर अपने हक की आवाज बुलंद कर रही थी, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही थी। लेकिन जिन बेटियों को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी कहा था, उन बेटियों का हक उन्हें नहीं दिलाया। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मणिपुर में नग्न औरतों का वीडियो किस तरह से वायरल हुआ, सबके फोन में गया। मणिपुर की बेटियां भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपना हक मांग रही थी, लेकिन मणिपुर अभी भी जल रहा है। जिस तरह से महिलाओं को पूरा हक तो छोड़िए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो हाथरस की बिटिया के साथ किस तरह से रातों रात उसका शव जला दिया गया, वो हम सबने देखा। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर दिन, मतलब हर घंटे बलात्कार होते हैं। तो ये है महिलाओं की स्थिति। तो ये महिलाओं के हक की बात न करें। और जहां तक बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने अपनी बीवी को जब उनका अधिकार नहीं दिया, तो वो देश की महिलाओं को क्या अधिकार देंगे? उनकी बीवी भी अभी उनके हक और ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। रश्मि जी भी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रश्मि जी का ही सीधा रुख कर लेते हैं। रश्मि जी, अभी आपने सुना होगा कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ रोशनी जी जुड़ी हुई हैं, जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये तो महज एक झुंझुना है, अभी तो लागू होने में बहुत वक्त लगने वाला है। अभी मैंने उनकी बात को, चूंकि थोड़ा डिस्कनेक्ट चल रहा था, फिर भी मैं अपनी बात को कहना चाहूंगी कि जो वो ये कह रही है कि ये सब झुंझुना है। मुझे ये पता है कि आज तक 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी वादे किए वो पूरे किए हैं। और महिला आरक्षण बिल को लेके वो शुरू से बहुत गंभीरता से उन्होंने इसको सोचा है और बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया है और इस बिल को वो लेके आए। ये हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने इसको पूरा किया। अभी झुंझुना वाली बात जो कह रहे हैं कि बार बार कि झुंझुना ही कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तक उन्होंने जो भी काम किए हैं, जो भी वायदे किए हैं, क्या वो वायदे पूरे सब नहीं हुए हैं? अभी वो कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक दिखावा है, इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। क्या मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो 2000 अभी जो सेंसस का भी एक बहुत, जब हम सब ने जश्न भी मनाया था कि जो लिंगानुपात है वो बढ़ा है, तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का परिणाम नहीं है? ये एक अभियान है, ये कोई राजनीति नहीं थी, ये एक अभियान था, सामाजिक अभियान था। और इस अभियान को लेकर जिसके सुपरिणाम निकले हैं, आज बेटियों की संख्या में देखिए बढ़ोतरी हुई है। आज महिला सशक्तिकरण का परिणाम देखिए कि आज हमारी सेंसस में हम पुरुषों से भी ज्यादा हो गए हैं। क्या ये सुपरिणाम नहीं है? आज बेटियां पढ़ रही हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच रही हैं, ऐसे उन्होंने वो काम कर रही जिसके बारे में समाज सोच नहीं सकता था, ऐसी उड़ान वो भर रही है। तो क्या ये इसका सुपरिणाम नहीं है? और रही महिला आरक्षण बिल की बात, ये झुंझुना बिल्कुल नहीं है, ये पास हो गया है और इनकी सरकार ने, इनके पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। इसके लिए इनकी पार्टी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मगर जो ये इसको बता रहे हैं कि ये 2024 के इलेक्शन के बाद, ठीक है रोशनी जी, मैं वापस आपके पास अभी लौटूंगी, आप अपनी बात जरूर रखिएगा। हाँ, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक छोटा सा रिएक्शन में सभी से ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ रोशनी जी। चूंकि अनीता जी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। अनीता जी, रश्मि जी की बात से आप सहमत हैं पूरी तरह से?
जी, रश्मि जी का कहना है कि बेटी बचाओ पढ़ाओ अभियान का जो है उसका प्रभाव, सही बात है। हमारे भारतीय उसमें अगर देखा जाए तो महिलाओं के उत्थान के लिए ये जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि राजनीति में महिलाओं का जो वो होना चाहिए इनका सहभागिता, कहीं पर भी राजनीति, जब हम सत्ता की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो अगर हम देखें जब राजनीति की बात आएगी, राजनीति में इनका पदार्पण होगा और इतना 33% आरक्षण की बात जो कही जा रही मिल रहा है, एक तरह से हो गया मानिए इसे। तो जहां पर राजनीति है वहां पर सत्ता है, और जहां पर सत्ता है वहीं पर शक्ति है, और जहां पर शक्ति होगी बात वहीं पर सुनी जाएगी। असल मुद्दा यह है कि महिलाओं की बात सुनी जाए, वो अपनी बात रखें और महिलाओं का विकास हो। और ये एक बहुत लंबे प्रयास के बाद ये जो चीज आई है, ये वास्तव में लोग कह रहे हैं कि ये भाई 2029 से मिलेगा, लेकिन अभी से अगर देखिए ये इस समय के जो चुनाव हैं उन सब में इसका असर भी दिखाई देगा, और साथ ही साथ अभी से एक तैयारी है, एक जो खुशी है, एक जो मनोबल है महिलाओं का वो बढ़ा है कि हाँ आने वाले समय में वो भी खुलकर राजनीति में आ सकती हैं। क्योंकि हमारा समाज जो है जहां पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चलते राजनीति में बहुत महिलाओं का अभी भी बहुत उनका वो सहभागिता नहीं रही है या भागीदारी नहीं रही है, उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारण मैं समाजशास्त्री होने के नाते मानती हूँ, क्योंकि जहां पर महिला वोट देने जाती तो है, लेकिन वोट किस आधार पर दिया जाता है आप और हम सभी जानते हैं कि परिवार में पुरुषों के द्वारा ये तय रहता है कि महिला वोट देने जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ। किसको देगी, कहां देगी, कैसे देगी। यदि निरक्षर महिला है तो उसको घर पर लाकर वोटर, अक्सर अनीता जी ग्रामीण इलाकों में इस तरह की तस्वीर नजर आती है, जहां पर आज भी ऐसी महिलाएं हैं कि उनको सिंबल का नहीं पता होगा या फिर उनको प्रत्याशी का भी नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ही परिवार के जो पुरुष हैं उन्होंने अगर कहा तो वो उसी पर वोट डाल के आ जाती हैं, वो उसी पे वोट देती है, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं देती कि उन्हें कहां पर वोट देना है, क्या करना है। और ग्रामीण अंचलों को छोड़िए, शहरों में भी स्थिति यही है, वो पति परिवार और इन सब के हिसाब से ही अपना वोटिंग राइट जो है उसको देती है कि किससे उनका हित है, कहां से जुड़ा है, वो अपनी इच्छा से उसको नहीं दे रही हैं। तो ये जो राजनीतिक सहभागिता है, अगर हम इसको देखें तो ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये अगर ये आ रहा है तो ये बहुत ही महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा, और महिलाओं की भागिता इसमें निश्चित रूप से बढ़ेगी। ठीक है, मैं वापस आपके पास अभी लौटती हूँ। इस वक्त प्रोफेसर अनीता जी को आप सुन रहे थे, प्रमिला मिश्र भी इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं। प्रमिला जी, चूंकि आप खुद एक महिला हैं और संविधान विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन अगर इस बिल को देखा जाए तो क्या वाकई आप इस बात से सहमत हैं कि अब महिलाओं को वो पावर मिल चुकी है जिसकी वो हकदार हैं? प्रमिला जी। प्रमिला जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से मैं अनीता जी का ही रुख करना चाहूंगी। अनीता जी, चूंकि आपने एक बात का जिक्र किया कि देखिए आज भी वो मानसिकता जरूर बनी हुई है महिलाओं के अंदर कि जैसा परिवार के लोगों ने कहा हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि देखिए इससे इधर सरकार की तो कोशिश ठीक है, समझ आ रही है, बिल को आपने पास करा दिया, लागू होने में जितना समय लगेगा या जो चीजें होंगी वो सभी के सामने होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज भी एक दूसरी मानसिकता जिसे बदलने की जरूरत है, ये कि बिल का क्यों इंतजार किया जाए? क्या एक महिला को ये खुद समझना, या फिर वो इतनी सशक्त क्यों नहीं हो सकती, या वो इतनी हिम्मत वाली क्यों नहीं हो सकती कि वो अपना हक खुद पाए? वो क्यों पहले से, इस बिल के पास होने के बाद ही क्यों? वो इससे पहले भी अगर कुछ करना चाहती है या फिर वो वहां तक पहुंचना चाहती है, संसद के दोनों सदनों तक, तो वो क्यों नहीं पहुंच पाती? इस मानसिकता को भी तो बदलने की जरूरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका प्रश्न बहुत सही है। और ये एक उसमें अगर हम समाज के परिदृश्य में देखें, जिसकी बात मैंने पहले भी कही कि पैट्रियार्कल सिस्टम जो है, हमारा पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है, वहां पर कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी, चाहे स्त्रियां शिक्षित हैं या नहीं है, कम शिक्षित हैं या ग्रामीण अंचलों में है, अनपढ़ है, कुछ भी कहिए, वहां पर राजनीति के क्षेत्र में किसी ने सुनियोजित तरीके से उनको जाने से एक तरह से रोका जाता रहा है। कभी कहकर कि राजनीति महिलाओं का क्षेत्र नहीं है, या कुछ अन्य तरीकों से कि राजनीति पुरुषों का कार्य, जो भी इस तरह से कहकर, अगर आप देखिए निकाय चुनाव में या पंचायत राज में उनका आरक्षण जो किया भी गया, तो वहां पर भी उन